हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपनी करंट अफेयर सीरीज के अपन पहुंच गए हैं पार्ट 32 पे। तो आज अपन ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, देख लीजिए। देखो, आज का पहला टॉपिक है मैकुलिन कन्वेंशन। मैकुलिन कन्वेंशन ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स में जैसे कई कई स्पोर्ट्स में अपन देखते हैं ना कि मैल प्रैक्टिसेस होती है, मैच फिक्सिंग हो रही है, इलीगल स्पोर्ट्स बेटिंग हो रही है। तो उन सबको ही रोकने के लिए, स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ाने के लिए ही लाया गया है मैकुलिन कन्वेंशन। ये यूरोप में लाया गया था, काउंसिल ऑफ यूरोप लेकर आया था इसको। जो होते हैं ना मैल प्रैक्टिसेस होती हैं स्पोर्ट्स में, उनको रोकने के लिए, स्पोर्ट्स कंपटीशन के मैनिपुलेशन को रोकने के लिए ही लाया गया था। 2014 में, 2014 में तो इसे अडॉप्ट करा गया था, और ये फोर्स में आया था 2019 के साथ। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो देश हैं वो यूरोपियन देश ही हैं। साथ में ऑस्ट्रेलिया और मोरक्को भी इसका पार्ट है मैकुलिन कन्वेंशन का। इंडिया पार्ट नहीं है मैकुलिन कन्वेंशन का, ये अपने को रखना है याद। देखो, मैकुलिन कन्वेंशन है रिलेटेड स्पोर्ट्स के। मैकुलिन कन्वेंशन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स में जो मैनिपुलेशन होता है, मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, मैच फिक्सिंग होती है, इलीगल स्पोर्ट्स बेटिंग होती है, उसी से रिलेटेड है मैकुलिन कन्वेंशन। ठीक है, ये 2014 में अडॉप्ट करा गया था और 2019 तक ये फोर्स में आया था। ज्यादातर इसमें यूरोपियन देश ही हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ यूरोप ही इसको लेकर आई थी। यूरोपियन देशों के साथ साथ इसमें ऑस्ट्रेलिया और मोरक्को भी हैं। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। देखो, यूपीएससी इससे सवाल बनाएगा कि मैकुलिन कन्वेंशन क्या है। देखो, सवाल आ जाएगा, मैकुलिन कन्वेंशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, और चार स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। चार स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट बताता होगा कि मैल प्रैक्टिसेस इन स्पोर्ट्स, मैनिपुलेशन इन स्पोर्ट्स, मैच फिक्सिंग, इलीगल स्पोर्ट्स बेटिंग। तो वो वाला आंसर सही होगा। यही सवाल बन सकता है इससे, और बन सकता है इसलिए अपन पढ़ा रहे हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। मैकुलिन कन्वेंशन। The Maculin Convention, officially known as the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competition, is an international treaty aimed at combating the manipulation of sports competitions, including match fixing and illegal sports betting. It was adopted in 2014 and entered into force in 2019. The convention promotes cooperation between governments, sports organizations, and other stakeholders to prevent, detect, and punish sports competition manipulation. देखो, इसमें गवर्नमेंट भी होगी, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी होंगी, स्टेक होल्डर्स भी होंगी। तो ये क्या करेंगे, मैल प्रैक्टिसेस रोकेंगे, डिटेक्ट करेंगे, और जो करते हुए पकड़े जाएंगे मैनिपुलेशन या मैल प्रैक्टिसेस, उन्हें पनिश भी करेगा, यह कन्वेंशन के थ्रू। The Maculin Convention is a multilateral treaty that stands as a formidable barrier against match fixing in sports. मैच फिक्सिंग रोकने के लिए ही ये बनाया गया है। Its primary purpose is to prevent, detect and punish this unethical practice that tarnishes the purity of sports competition. देखो, मैच फिक्स हो जाता है तो ये काफी अनएथिकल प्रैक्टिस होती है। ये प्योरिटी ऑफ स्पोर्ट्स को भी हार्म करती है। तो स्पोर्ट्स की प्योरिटी बनी रहे, इसलिए मैकुलिन कन्वेंशन लाया गया है। मेंबरशिप क्या है, मेजरली तो इसमें यूरोपियन नेशंस ही हैं और ऑस्ट्रेलिया और मोरक्को हैं। यूरोपियन देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया और मोरक्को है। इसमें इंडिया पार्ट नहीं है, ये हमें याद रखना है मैकुलिन कन्वेंशन का। आज का अपना दूसरा टॉपिक है नुसांतरा। सवाल आ सकता है यूपीएससी में, नुसांतरा क्या है। देखो, इंडोनेशिया अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है। कौन अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल सबको पता है, जकार्ता है। जकार्ता कैपिटल होने के साथ साथ बहुत बड़ा शहर भी है, उसमें बहुत ज्यादा आबादी रहती है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जकार्ता बहुत ज्यादा कंजेस्टेड रहता है, और जकार्ता ना सिंक भी हो रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए इंडोनेशिया अपनी नई कैपिटल बना रहा है। मतलब स्मार्ट फॉरेस्ट सिटी बना रहा है, इकोलॉजिकल सिटी बना रहा है, बहुत अच्छी सिटी बना रहा है। कौन बना रहा है, इंडोनेशिया अपनी नई कैपिटल बना रहा है। किसको बना रहा है, नुसांतरा को। जकार्ता से कैपिटल शिफ्ट हो रही है इंडोनेशिया की, नुसांतरा। सीधा सवाल आ जाएगा यूपीएससी में, नुसांतरा क्या है, कौन से देश की कैपिटल है, मतलब बनने वाली है। एक बार रीड कर लेते हैं। इंडोनेशिया's new capital city is Nusantara, located in East Kalimantan on the island of Borneo. ये सारा जरूरी नहीं है। इंडोनेशिया की नई कैपिटल सिटी है नुसांतरा, इतना याद रखो, बहुत है। Designed as a smart forest city, it is replacing the rapidly sinking and congested Jakarta. While initial phases began construction in 2022,
The project is now set for inauguration as a political capital by 2028, aiming for completion by 2025. Indonesia is shifting its capital due to climate change. अब देखो अपने मेंस में भी क्लाइमेट चेंज को लेकर अगर आपको लिखना पड़ जाए तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि इंडोनेशिया अपनी कैपिटल तक चेंज कर रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। या फिर सवाल ऐसा आ सकता है कि कौन सा देश है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है, तब भी आपको बोलना है इंडोनेशिया है। ठीक है, कहीं से भी सवाल बने कैपिटल चेंज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो आपको नुसांतरा याद रखना है कि इंडोनेशिया अपनी कैपिटल चेंज कर रहा है जकार्ता से नुसांतरा। देखो और थोड़ा भी देख लेते हैं नुसांतरा के बारे में। लोकेशन, ये देखो ईस्ट कालीमंटन इनका प्रोविंस है बोर्नियो के आसपास, वहां पर इसको शिफ्ट कर रहे हैं। इसकी जो नुसांतरा की लोकेशन है उसके दो फायदे मैं आपको बता दूं। एक तो ये सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर के रिस्क भी कम है। जकार्ता में ना रिस्क बहुत थे नेचुरल डिजास्टर के, और वो सेंट्रली लोकेटेड भी नहीं थी। अब देखो सेंट्रली लोकेटेड होगी तो क्या होगा, रीजनल इनइक्वालिटी कम होगी। एक सस्टेनेबल ग्रीन और हाईटेक एडमिनिस्ट्रेटिव हब बना रहे हैं नुसांतरा को, जकार्ता का प्रेशर कम कर रहे हैं। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस है, ये अपने को मतलब नहीं है। कंट्रोवर्सी एक बार देख लेते हैं। देखो ऐसे काफी सारे कंसर्न करे जा रहे हैं कि एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है। ये एक नया शहर बना रहे हैं तो जंगल काट के बना रहे हैं, और इंडोनेशिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कट रहा है, और साथ साथ इंडिजिनियस पीपल का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि अब नए लोग आकर रहेंगे। और इसका जो डेवलपमेंट है ना इस इको शहर बनाने का, ये बहुत स्लो चल रहा है। तो ऐसा भी लग रहा है मतलब एक्सपर्ट्स को कि ये घोस्ट सिटी ना बन जाए। घोस्ट सिटी वो होती है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना होता है पर लोग नहीं रह रहे होते। जनरली उन सिटीज को घोस्ट सिटीज कहा जाता है। ठीक है, मेजरली तो डिफॉरेस्टेशन है। देख लेना कि मतलब नुसांतरा के साथ क्या है, डिफॉरेस्टेशन का खतरा है, ये ऐसे ऐसे देख लेना। फिर नेम ओरिजिन नुसांतरा, ये जावानीज टर्म है, जावा लैंग्वेज का टर्म है। ये कंप्यूटर वाली जावा लैंग्वेज नहीं, वहां जावा की जावा लैंग्वेज का। ठीक है, इंडोनेशियन आर्चिपेलागो ही मतलब है इसका। तो देखो कैपिटल के लिए सिग्निफिकेंस तो रखता है। फिर आज का अपना टॉपिक है साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। देखो आप ये टर्टल देख रहे हो, इस टर्टल के कान के पास लाल रंग का कुछ है ना, इसीलिए इसका नाम है साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। देख ये है एक इन्वेजिव स्पीशीज। ये यूएस मेक्सिको से ही आई थी इंडिया में। क्यों आई थी, क्योंकि एक्वेरियम वगैरह में रखते हैं इन टर्टल को, ये बड़े एस्थेटिक्स लगते हैं इसलिए लाए गए थे। क्योंकि इनका साइज बहुत स्मॉल है, इनकी कॉस्ट भी बहुत कम है, इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम है, इसलिए इन टर्टल को लाया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी लीगल इलीगल कुछ कहता नहीं है इनको रखने के बारे में, और साइट्स भी इनके बारे में कुछ नहीं कहता। आईयूसीएन में भी ये लीस्ट कंसर्न है, इसलिए ये यहाँ पर आए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये टर्टल कवर नहीं होते। सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कवर होते हैं? जी नहीं, कवर नहीं होते। ना ही ये साइट्स में कवर होते हैं। ये आईयूसीएन के लीस्ट कंसर्न में आते हैं। ये नेटिव है यूएसए मेक्सिको के। ठीक है, इंडिया में इनको एज अ इन्वेजिव स्पीशीज ट्रीट करा जाता है क्योंकि ये थ्रेट है इंडियन बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, और ग्रो होने के साथ साथ ये अपने टिश्यूज में टॉक्सिन्स भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो इनको कोई जीव खाता है तो उस जीव की भी मृत्यु हो जाती है। ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि एक्वेरियम वगैरह में लोग इनको रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सस्ते हैं, इनका मेंटेनेंस कम है, साइज स्मॉल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आते, तो इनको रखने पे कोई सजा वजा भी नहीं है। एक बार देख लेते हैं। दे हैव अ डिस्टिंक्ट रेड पैच बिहाइंड ईच आई विच शेल्स ग्रीन और ब्राउन ऑन कलर। ये 5 से 11 सेंटीमीटर तक ग्रो हो जाते हैं और ये 20 से 40 साल रहते हैं। तो और अच्छे हैं ये एक्वेरियम में रखने के लिए। दे आर एग्रेसिव, अडेप्टेबल एंड कैन हार्म लोकल इकोसिस्टम। इसलिए ये इन्वेजिव स्पीशीज की तरह हैं क्योंकि ये एग्रेसिव बहुत होते हैं। अडेप्टेबल नहीं है, हर सिचुएशन में अडेप्ट कर लेंगे, पर एग्रेसिव बहुत है और ये इकोसिस्टम को हार्म कर देते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल इज एन इन्वेजिव स्पीशीज threat to Indian biodiversity. They grow very fast. Native to USA and Mexico,
IUCN status least concern. Wildlife Protection Acts not applicable. Sites not applicable. Small size, easy maintenance, low cost, इसलिए popular pet है. They accumulate toxins in its tissues. They have a distinct red patch behind each eye, with shells green or brown in color, grow 5 to 11 inches, and live up to 20 to 40 years. They are aggressive, adaptable, and can harm local ecosystem. सवाल क्या क्या बन सकते हैं कि इनका WPA स्टेटस क्या है, नॉट एप्लीकेबल. ये इन्वेजिव स्पीशीज है तो ये नेटिव कहाँ की है, ये सवाल बन सकता है. फिर इनको रखना लीगल है इलीगल है, देखो ये सवाल नहीं बनेगा क्योंकि कहीं भी क्लैरिटी नहीं है, मैंने बहुत जगह देख लिया. और ये थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को, एग्रेसिव एटीट्यूड होता है इनका, अडेप्टिव होते हैं हर जगह के लिए. इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके आंख के पीछे लाल रंग का ऐसा निशान होता है, इसलिए ऐसा नाम पड़ा है. बस यही सवाल पूछेंगे. मेजरली सवाल तो ये पूछ सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या कैटेगरी है, कौन से शेड्यूल में आते हैं. आते ही नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, यही सवाल है. एक बार आप देख लो टर्टल और टॉर्टाइस में क्या अंतर होता है. बेसिक अंतर तो है कि टर्टल का जो पीछे का होता है ना, वो ऐसा कर्व शेल जैसा होता है और टॉर्टाइस का ऐसे उठा हुआ होता है. एक बार देख लेते हैं. देखो टर्टल जो होते हैं ना, वो पानी में रहना पसंद करते हैं. टॉर्टोइस लैंड पे रहना पसंद करते हैं. टर्टल की जो डाइट होती है ना, वो प्लांट्स और एनिमल्स पे रहते हैं. टॉर्टोइस प्लांट्स ही खाते हैं. टॉर्टोइस हर्बीवोर होते हैं और टर्टल ओमनीवोर होते हैं. शेल देखो, टर्टल का शेल स्लिम होता है और हार्ट शेप्ड होता है. टॉर्टोइस का शेल राउंड होता है और डोम शेप्ड होता है. डोम की तरह दिख रहा है ना इस वाली फोटो में, देखो. लिम्स फ्लिपर्स होते हैं इनके और इनके लेग होते हैं. टर्टल तैरते हैं, टॉर्टोइस चलते ज्यादा हैं. ठीक है. तो कछुआ, कछुआ बेसिकली टॉर्टोइस के लिए वर्ड है. ठीक है. देखो टर्टल, टर्टल पानी में रहना पसंद करते हैं. कछुए लैंड पे रहना पसंद करते हैं. टॉर्टाइस लैंड पे रहना पसंद करते हैं. टर्टल 20 से 40 इयर्स तक रहते हैं. टॉर्टाइस 80 साल तक रहते हैं. टर्टल ओमनीवोर है, टॉर्टाइस हर्बीवोर है. एक बार वापस जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ. देखो पहले टर्टल के बारे में बात कर रहे हैं. टर्टल ना पानी में रहना पसंद करते हैं. टर्टल 20 से 40 साल रहते हैं. टर्टल ओमनीवोर्स होते हैं. टर्टल का शेल स्लिम होता है. टर्टल का हार्ट शेप्ड शेल होता है. टर्टल्स के फ्लिपर्स होते हैं जो तैरने में आसानी करते हैं. टर्टल ओमनीवोर होते हैं. बात करते हैं टॉर्टोइस के बारे में. टॉर्टोइस लैंड पे रहना पसंद करते हैं. टॉर्टोइस 80 साल तक जीते हैं. टॉर्टोइस हर्बीवोर्स होते हैं. टॉर्टोइस का शेल राउंड डोम की तरह होता है और टॉर्टोइस के लेग्स होते हैं जो वॉकिंग में मदद करते हैं. ठीक है. टर्टल के फ्लिपर्स होते हैं, टॉर्टोइस के लेग्स होते हैं. ये भी जरूरी था समझना अंतर. फिर एक आता है कोलकॉज मॉडल. क्या होता है कोलकॉज मॉडल? नाम से ही लग रहा है रशिया से रिलेटेड है. हाँ तो रशिया से रिलेटेड है, पर प्रीलिम्स में आ जाएगा कोलकॉज मॉडल क्या है. तो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है, मिलिट्री से रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है. से रिलेटेड है कोलकॉज मॉडल. कोलकॉज मॉडल को फार्मिंग से रिलेटेड है. कलेक्टिव फार्मिंग ही बोला जाता है कोलकॉज मॉडल को. देखो सोवियत यूनियन में 1930s के टाइम पे इसको शुरू करा गया था. ठीक है. इसका टारगेट है कलेक्टिव फार्मिंग. जिससे क्या होगा, जिससे लेबर की शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मशीनरी की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे तो. क्योंकि कैपिटल बढ़ जाएगा, एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो अच्छे से खेती हो पाएगी. यही टारगेट था. तो कोलकॉज मॉडल है कलेक्टिव फार्मिंग और कोलकॉज फार्मिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोवियत यूनियन. देखो कोलकॉज वर्ड से ही आपको सोवियत यूनियन तो समझ में आ रहा होगा. कोलकॉज मॉडल कलेक्टिव फार्मिंग से रिलेटेड है. कोलकॉज मॉडल कलेक्टिव फार्मिंग से रिलेटेड है. यही पूछेगा यूपीएससी और कुछ नहीं पूछेगा कोलकॉज मॉडल से. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. देखो एफिशिएंसी बढ़ती है. देखो अपन देखो इतना बड़ा खेत है, अगर खेत में अपन बीच में बंटवारा कर देंगे है, डोली वगैरह बना देंगे, तो खेती की जगह कम हो जाएगी ना. अब हर एक किसान के पास इतना कैपिटल भी नहीं होता, इतने एसेट्स भी नहीं होते कि वो मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल कर सके, पर कलेक्टिवली हो जाता है, इसलिए ये करा गया है. द kolkhoz was a collective farming model in the Soviet Union where peasants pooled land, tools and labor on state owned land.
primarily established between 1929 and the late 1930s. It focused on large-scale mechanized production with fixed procurement targets. Members were paid based on labor days, often in kind. देखो फिर जो मजदूरी वगैरह कर रहे हो तो आपको एज अ सैलरी वगैरह दे देते थे आपकी लैंड के हिसाब से करके, तो किसी के साथ अन्याय नहीं होता था, ऐसे ध्यान रख लेना। तो कोलकॉज मेथड कलेक्टिव फार्मिंग का है, सोवियत यूनियन का, इतना सा याद रख लो, आपके 2 नंबर प्रीलिम से कहीं नहीं गए। फिर आज का आखिरी टारगेट है इंडियन डेजर्ट कैट। देखो डेजर्ट कैट है, ये जो डेजर्ट कैट है ना ये बहुत ही रेयर देखी जाती है। मतलब आप देखोगे पिछले 50-60 साल में 10 बार भी नहीं देखी गई, इतना रेयर जानवर है, इसलिए इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इंडियन डेजर्ट कैट को ना एशियाटिक वाइल्ड कैट भी कहा जाता है, एशियन स्टेपी वाइल्ड कैट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे एशिया विषय में मिलती है, ड्राई क्लाइमेट में रहना पसंद करती है। अपने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में भी मिलती है, ये अपने इन राज्यों में मिलती है, थोड़ा हरियाणा में भी मिल जाती है। पर ये देखी बहुत ही कम बार गई है, एक्सट्रीमली कम बार देखी गई है। इसका साइंटिफिक नेम है फेलिस सिल्वेस्ट्रिस। इंडियन डेजर्ट कैट को एशियाटिक वाइल्ड कैट भी कहा जाता है, एशियन स्टेपी वाइल्ड कैट भी कहा जाता है, और फेलिस सिल्वेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और ये आईयूसीएन के तो लीस्ट कंसर्न में आती है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आती है। ठीक है, और ये ना काफी डेजर्ट में रहने के लिए ही बनी है पूर्ण रूप से। एक बार रीड कर लेते हैं फिर इसके बारे में आगे देखते हैं। इंडियन डेजर्ट कैट also known as Asiatic wildcat or Asian steppe wildcat. Scientific name Felis sylvestris. IUCN status तो least concern, साइट्स अपेंडिक्स 2 में आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1। अब इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आपको इसकी शक्ल दिखाते हैं। The species has a sandy brown fur and small round spots covering the upper part of its body. The cat has a long, slender and tapering tail with a black tip and spots at its base. Adaptation for desert climate. देखो ये तो इसके अभी फोटो देखेंगे क्लियर हो जाएगा। अडेप्टेशन फॉर डेजर्ट क्लाइमेट क्या है इनका, ये बिना पानी के रह सकती है काफी दिन। ठीक है, और इसके जो पैर होते हैं ना वो डेजर्ट में रहने के लिए डिजाइन करे गए हैं, ये है इसका सबसे बड़ी खासियत, इसलिए ये डेजर्ट कैट है। अडेप्टेशन फॉर डेजर्ट क्लाइमेट, इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्गर डेज। द टोes of the species have cushion like hair which help it balance the fluctuating desert temperature. देखो डेजर्ट में टेम्परेचर ऐसा होता है दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात में ठंडा हो जाता है, तो इसके जो कुशन लाइक हेयर है ना वो बने ही इस तरह से हैं कि वो डेजर्ट वाले क्लाइमेट में आराम से रह चुके हैं, जहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है टेम्परेचर का, और ये काफी दिन तक बिना पानी के भी रह सकती है। देखो ऐसी लगती है ये डेजर्ट कैट, कहीं देखी है किसी ने? मैंने तो नहीं देखी। ये राजस्थान में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, और गुजरात में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है। ये सेमी एरिड रीजन्स में ही रहना पसंद करती है। हैबिटेट, द स्पीशीज इज हाईली अडेप्टेबल एंड कैन बी फाउंड इन फॉरेस्ट एज वेल एज एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। ठीक है, नाम ही डेजर्ट कैट, डेजर्ट के रीजन में रहना पसंद करती होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में मिलती है ये देखने को, और बहुत रेयर देखने को मिलती है। देख लो, ढूंढने वाले ही नहीं देख पा रहे इसको, अपन यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं। चलिए बताइएगा ये लेक्चर कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच।